अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं। CS605 के लेक्चर नंबर 33 एंड 34 में। तो आज के हमारे इस लेक्चर के जो टॉपिक हैं वो है बेसलाइन एंड मिस्टेक प्रूफिंग। तो सबसे पहले बेसलाइन की तरफ बढ़ते हैं। बेसलाइन में हमारे पास है अ स्पेसिफिकेशन और अ प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन फॉर्मली रिव्यूड एंड एग्रीड अपॉन। एक ऐसी स्पेसिफिकेशन या ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हमने से पहले से ही फॉर्मली रिव्यूड कर लिया है, उस पर एग्री हो गए हैं, उसको हमने टेस्टिंग करके इम्प्लीमेंटेशन करके या एनालाइज करके सब कुछ करके देख लिया है, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहा है। तो जब हम इस पे एग्री हो गए हैं रिव्यूड के बाद, दैट देयर आफ्टर सर्वर्स एज़ द बेसिस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और इसके बाद ये बात करें हैं कि अगर हमें इसमें दोबारा कभी भी कहीं पे कोई चेंजिंग्स वगैरह करनी पड़ी या कोई अपडेट्स वगैरह करनी पड़े तो एंड दैट कैन बी चेंज्ड, ये चेंज हो सकता है ओनली थ्रू फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर। ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के ज़रिए ही इसमें चेंजिंग लाई जा सकती है। बेसलाइन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हमने टेस्टिंग करके बिल्कुल ठीक डिबग करके रिव्यू कर लिया है और हम इस पे एग्री हैं कि ये अब बिल्कुल ठीक है, और अगर कुछ देर के बाद, चंद माह के बाद या साल के बाद हमें ऐसा लगे कि इसमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह करनी है, तो वो चेंजिंग करने का जो तरीका होगा वो वही होगा जो फॉर्मल चेंज कंट्रोल का हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। बिल्कुल उसी के तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट में चेंजिंग करेंगे। सारे के सारे जो हमारे वही रूल थे, जो स्टेप्स थे हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे और फिर फॉर्मल चेंज कंट्रोल के ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट में चेंजिंग करेंगे। उसके बाद है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, इसे हम शॉर्टकट में SCI भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन दैट इज़ क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस के लिए जो इंफॉर्मेशन तैयार की गई है या बनाई गई है उसमें टिपिकल SCI, यानी कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम में क्या क्या इंक्लूड है। इसमें इंक्लूड्स हैं रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशंस, सबसे पहले रिक्वायरमेंट और उनकी स्पेसिफिकेशंस करना, उसके बाद डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन करना लाजमी है, उसके बाद सोर्स कोड, हमारे पास सोर्स फाइल जो है कोड की फ़ाइल वो होना लाजमी है, उसके बाद टेस्ट केसेस एंड रिकॉर्ड रिज़ल्ट्स, हमने इसे हर फेज़ पे अलग अलग टेस्टिंग करनी है। पहले यूनिट टेस्टिंग करेंगे, फिर होल टेस्टिंग करेंगे, और जितने भी एरर्स वगैरह आएंगे उनको हमने डिबग करना है। और एक बात और कि इनका रिकॉर्ड हमने लाजमी रखना है कि कौन सा प्रोसेस हमने इस्तेमाल किया था, इसमें कौन सा एरर आया था और किस तरह से इसको हमने सॉल्व करके ठीक किया है। ये सारे का सारा रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है ताकि आइंदा जो भी आप प्रोग्राम्स को बनाएं तो उनमें आप ये वाली गलती ना करें। उसके बाद है यूज़र गाइड्स एंड इंस्टॉलेशन मैनुअल्स। यूज़र गाइड, जब आपने C++ में कोई भी कोड लिखते हैं तो उस पे आप साथ ही कोड के साथ कमेंट्स लिखते जाते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि ये वाला जो हमने कोड लिखा है ये इसका मकसद क्या है, ये किस लिए लिखा है। तो वो होती है यूज़र की गाइड। एंड इंस्टॉलेशन मैनुअल्स, मैनुअली तरीके से भी किसी चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ता है, किसी सॉफ्टवेयर को, जो हमारी हेल्प करता है कि ये प्रोग्राम किस तरह से बनेगा और किस तरह से हमने पिछला बनाया है। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हमारे पास जितना भी पुराना हमारे पास ओल्ड डाटा होता है, जितने भी प्रोग्राम्स को हमने पहले बना के एग्जीक्यूट कर लिया होता है, उनमें से एरर को डिबग करके रिमूव कर दिया है, वो सारे का सारा डाटा हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, C++ डिज़ाइन गाइडलाइंस, ये वही कमेंट वाली बात है जो मैंने ऊपर बताई है यूज़र गाइड वाली, कि ये हमने जब भी कोई कोड लिखना है तो उसके साथ कमेंट्स हमने लाजमी लिखने हैं कि हमें समझ आती रहे कि ये कोड हमने किस लिए लिखा है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड क्या है और इस कोड का असल में मकसद क्या है।
उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टास्क। मैनेजमेंट में हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आती है, उसके बाद वर्जन कंट्रोल है, चेंज कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज मैनी एग्जिस्टिंग वर्जन्स ऑफ ए प्रोग्राम इन मैनर दैट विल इनेबल चेंजेस टू बी अकोमोडेटेड एफिशिएंटली। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी सॉफ्टवेयर वर्जन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं। हर एक जो सॉफ्टवेयर है या हर एक जो वर्जन होती है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं, एक से दूसरा जो है वो डिफरेंट होता है। तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या वर्जन्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये फाइंड करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसका इंतज़ाम करना पड़ता है कि कौन सी वर्जन हम चूज़ करेंगे तो हम किस तरह से अपनी जो बाद में हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी वो ज़्यादा एफिशिएंटली इनेबल हो सकेंगी, अहल हो सकेंगी, या जल्दी से या हमारा टाइम बचा के कौन कौन सी तब्दीलियां जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, किस वर्जन के साथ किस तरह की तब्दीलियां कितनी जल्दी ठीक हो सकती हैं। उसके बाद है वर्जन कंट्रोल। हाउ डज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल चेंजेस। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेंज करती है अपने कंट्रोल को बिफोर एंड आफ्टर सॉफ्टवेयर इज़ रिलीज्ड टू ए कस्टमर। कस्टमर को रिलीज़ करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल में किस तरह से चेंजिंग करती है पहले और बाद में। पहले तो ये कि हमने टेस्टिंग करनी होती है रिलीज़ करने से पहले। टेस्टिंग में ही हमें डिबग करके पता चल जाता है कि किस तरह से कौन सा एरर हमारे पास आ रहा है और कौन सी जो आउटपुट है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। और अगर तो हमने रिलीज़ कर लिया है तो कस्टमर ने कोई एरर पकड़ लिया है या उसके पास कोई इनपुट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, उसका आउटपुट ठीक नहीं आ रहा है, तो वो दोबारा से हमारे पास आएगा तो हम उसी कोड की रिपेयरमेंट करेंगे। जब रिपेयर करेंगे तो उसके बाद दोबारा से उसे ठीक करके वापस उसको हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है चेंज कंट्रोल। हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रूविंग एंड रैंकिंग चेंजेस। ये इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि जिस पर्सन के पास अथॉरिटी होगी सिर्फ वही इसके रिस्पॉन्सिबल होगा कि कौन सी चेंजिंग हमने करनी है और किस तरह से करनी है और कितनी करनी है और किस टाइम पे किस फेज़ पे करनी है। सिर्फ जिसके पास अथॉरिटी होगी सिर्फ वही बंदा इसको अप्रूव कर सकता है। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि वो जो टीम होती है जिसने अप्रूव करना होता है मैनेजमेंट, अगर तो वो अप्रूवल दे दे तो चेंज कंट्रोल प्रोसेस का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। अदरवाइज़ वो अपने यूज़र को ही सिर्फ इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये जो चेंजेस आप रिक्वायर कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है या ये चेंजेस जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग। हाउ कैन वी इंश्योर दैट द चेंजेस हैव बीन मेड प्रॉपरली। हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी जो भी चेंजेस हमने कर ली हैं वो प्रॉपरली हो गई हैं, प्रॉपरली काम कर रही हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जब भी किसी फेज़ में हमने कोई चेंजिंग करनी है तो उसमें हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे। यूनिट टेस्टिंग के बाद हमने पूरे के पूरे प्रोग्राम को होल टेस्ट करना है और होल टेस्ट करने के बाद हमने अगर कोई एरर है तो उसे डिबग करना है। अदरवाइज़ हमने अपना जो सॉफ्टवेयर है उस पर सारी टीम एग्री हो जाएगी और जो हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट है उसे हम रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग। व्हाट मैकेनिज़्म इज़ यूज्ड टू अप्रेज अदर ऑफ चेंजेस दैट आर मेड। अब यहाँ पे ये कि हमने अपनी चेंजेस को चेक करने के लिए कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ेगा हमें कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी चेंजिंग की है। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया कि रिकॉर्ड, इसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। हमने जब भी कोई प्रोग्राम लिखा है तो सबसे पहले उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है। अगर उसमें कोई एरर्स है फिर भी अपना इसके पास अपना रिकॉर्ड रखेंगे ताकि अगले प्रोग्राम्स जब भी हम लिखें तो उसमें हमें इससे सबक हासिल हो सके कि इस प्रोग्राम के लिखने से पिछले प्रोडक्ट्स में हमें ये प्रॉब्लम्स आई थी, ये एरर्स जो थे वो फाइंड हुए थे, तो आइंदा हमें
ये वाला कोड या ये एरर नहीं लिखना है, ये लाइन नहीं लिखनी है, हमें इसको चेंज करके लिखना है। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो हम अपने पास रखते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम अगले प्रोग्राम्स लिखते हैं तो इनसे मदद लेके हमारा टाइम बच जाता है। तो यही मैकेनिज़्म है हमारे पास, एक रिकॉर्ड के ज़रिए हम अपनी सारी की सारी जो चेंजेस हैं उसका रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। एवोल्यूशन ग्राफ, ईच नोड इज़ एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट, हर एक नोड जो है वो मजमूई तौर पर एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि हर एक जो नोड है वो इंडिपेंडेंट है और एक कंप्लीट वर्जन ऑफ ए सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ईच वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ एस में आपने पीछे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स पड़ी हैं वो सारी की जो कलेक्शन है वो हमारी एक वर्जन में होना लाजमी है। ईच वर्जन में बी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट वेरिएंट, हर एक जो वर्जन यहाँ पे होती है वो एक दूसरी वर्जन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, टोटली अलग होती है। हर एक का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना काम होता है, हर किसी ने अपना अपना जो रोल है वो प्ले करना होता है। तो इसके लिए हमें अलग अलग वर्जन्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे 1.0 और इसके आगे है 1.1। ये हमारे पास जो नोड है ये होल एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर पहला नहीं कंप्लीट हुआ तो हम सेकंड नहीं कर सकते या सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ तो हम थर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हम अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले 1.0, उसके बाद हम 1.1 पे आ जाएंगे। फ़र्ज़ करेंगे ये जो नोड है ये हमारे पास हमारे माइलस्टोन्स हैं। तो माइलस्टोन में ये है कि 1.0 को कंप्लीट किया, उसके बाद स्टार्ट हो गया 1.1। अब यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको हमने डिवाइड कर दिया दो और हिस्सों में। ये जो नीचे को एरो आ रही है 1.1.1 और 1.1.2, ये दो हिस्सों में हमने इसे डिवाइड करके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद 1.2 पे चले गए, वो भी प्रोसेस हमारा वहाँ पे स्टार्ट रहा और ये भी नीचे हमारा कंप्लीट होता रहा। उसके बाद एक लाइन जाएगी 1.3 पे, एक 1.5 पे, वहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1.5.1 और एंड पे हमारे पास 2.0 पे ये लाइन चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो नोड हैं वो वैसे तो इंडिपेंडेंट हैं ये, लेकिन इनको एक प्रोग्राम बनने के लिए सबको कंबाइन करना लाजमी है। जब तक ये कंबाइन नहीं होंगे एक जगह पे हम अपना प्रोग्राम या अपने प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसमें रिलीज़ वर्जन नंबरिंग, रिलीज़ किसी भी सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करना, यानी कि कंप्लीट हो गया तो अब उसको शाया कर देना, पब्लिश कर देना या अपने क्लाइंट के हैंड ओवर कर देना। एक्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड कस्टमर, अब ये एक्ट हमारे पास रिलीज़ करने का ऑप्शन होता है। इस एक्ट में हमने अपना जो भी प्रोडक्ट जो हमने कंप्लीट किया है वो उसके मतलूबा सार्फिन को या यूज़र्स को या क्लाइंट को हैंड ओवर करना होता है। उसके बाद रिलीज़ लाइफ साइकिल, इसमें सबसे पहले आ जाता है आफ्टर फर्स्ट रिलीज़। अब इसकी लाइफ साइकिल बनाने के लिए मतलब ये कि इसमें नई वर्जन्स ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें लाइफ साइकिल जो है वो आस्ता आस्ता इसमें अपडेट्स वगैरह या अपग्रेड वगैरह जो है वो इंक्लूड करके नए फीचर्स ऐड करके इसकी लाइफ साइकिल बनानी है। उसके बाद न्यू वर्जन में सबसे पहले डिफेक्ट फिक्सेस प्रोडक्ट अपडेट मतलब कि अगर हमने जो भी कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसकी कोई ऐसी हमें इनपुट नज़र आ गई है रिलीज़ होने के बाद कि जिसका आउटपुट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो उसकी रिपेयरिंग करके हम जब अपने प्रोग्राम को शाया करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की अपडेट्स होंगी। और न्यू फीचर्स का मतलब है प्रोडक्ट अपग्रेड्स इंक्लूड अपडेट्स। न्यू फीचर्स में कि अब हमने कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड करना। अपडेट में तो यही था कि हमारी कोई इनपुट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है तो उसकी रिपेयरिंग करना, लेकिन यहाँ पे ये है कि हमने कोई भी नया फीचर उसमें ऐड करना है तो इसे हम अपग्रेड कहेंगे।
और इसमें इसकी अपडेट्स भी आ जाएंगी। उसके बाद रिलीज़ नंबरिंग, ईच प्रोडक्ट रिलीज़ इज़ व्यूड as being in a unique state which is total set of functionally processed by the product release। हर एक प्रोडक्ट की जो रिलीज़ होती है वो एक यूनिक स्टेट पे होती है, एक मुनफरिद हालत में होती है। इसको एक मुनफरिद हालत में देखा जाता है, जो कि प्रोडक्ट की रिलीज़ के बाद हमारे पास इसका अपनी इंफॉर्मेशन का मजमूआ होता है। उसके बाद रिलीज़ नंबरिंग इज़ अ मैकेनिज़्म टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फंक्शनैलिटी स्टेट। हम नंबरिंग को इसलिए रिलीज़ करते हैं कि ताकि ये मैकेनिज़्म है हमारे आइडेंटिफाई के लिए कि प्रोडक्ट के जो फंक्शनैलिटी स्टेट्स हैं उनको हम फाइंड कर सकें और उनको हम काउंट कर सकें ये कौन सा है, और इनकी हम पहचान कर सकें, इनको आइडेंटिफाई कर सकें नंबर्स से। नंबर दे के कि हमने कौन सी रिलीज़ कब की है और किस तरह से की है, ये कौन सी प्रोडक्ट का कौन सा फंक्शनल स्टेट है। उसके बाद है ईच रिलीज़ विल हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट स्टेट। हर एक रिलीज़ की एक डिफरेंट प्रोडक्ट स्टेट होती है एंड हैंस अ डिफरेंट रिलीज़ नंबर, एक यूनिक रिलीज़ नंबर होता है जिसकी वजह से किसी भी सॉफ्टवेयर की पहचान की जाती है। तो आज की इस लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।